भारत में जो हलचल है वो किसी भाषण से नहीं आई, वो आई है एक खामोशी से। जब दुनिया समझ रही थी कि भारत अब भी फाइटर जेट खरीदने का फैसला कर रहा है, तब भारत बनाने का फैसला कर चुका था। नाम है एम का, सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि कंट्रोल की लड़ाई, स्टेल्थ, डेटा, सॉफ्टवेयर और सबसे खतरनाक चीज, इंजन पर भारत का अधिकार। यही वजह है कि ऑफर्स लौट आए और दबाव बढ़ने लगे, क्योंकि जो देश अपना इंजन बनाता है वो सिर्फ उड़ता नहीं, वो नियम तय करता है, एम का शोर नहीं करता, वो इतिहास बदलने की तैयारी करता है। भारत के भीतर इस समय जो हलचल महसूस की जा रही है वह किसी टीवी डिबेट की उपज नहीं है, न किसी लीक हुए बयान का नतीजा और न ही किसी चुनावी मंच से उछला हुआ नारा है। यह हलचल दरअसल उस खामोशी से पैदा हुई है जो सिर्फ तब होती है जब कोई देश बहुत बड़ा फैसला ले चुका होता है और दुनिया को जानबूझकर अंधेरे में रखा जाता है, क्योंकि असली ताकत अक्सर शोर नहीं करती, वह काम करती है। और भारत ठीक यही कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में जो संकेत सतह पर दिख रहे हैं वे अधूरे हैं, बिखरे हुए हैं और शायद जानबूझकर ऐसे छोड़े गए हैं ताकि कोई पूरी तस्वीर न जोड़ सके। लेकिन अगर इन टुकड़ों को सही क्रम में रखा जाए तो एक ऐसी कहानी उभरती है जो न सिर्फ भारत की वायु शक्ति की दिशा बदल देती है, बल्कि आने वाले 30 से 40 वर्षों तक वैश्विक सैन्य संतुलन में भारत की भूमिका को पूरी तरह से पुनर्परिभाषित कर देती है। सवाल अब यह नहीं रह गया है कि भारत कौन सा फाइटर जेट खरीदेगा। सवाल यह है कि भारत भविष्य में किसके हाथों में अपनी हवा की चाबी देगा, और जवाब धीरे धीरे लेकिन निर्णायक रूप से सामने आ रहा है। एम का, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एक ऐसा नाम जिसे अब तक ज्यादातर लोग एक फाइल, एक प्रेजेंटेशन या एक लंबी चलने वाली परियोजना मानते रहे। लेकिन वास्तविकता यह है कि एम का अब विचार नहीं रहा, वह प्रक्रिया बन चुका है, और प्रक्रिया भी ऐसी जो एक बार चल पड़ी तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यूनिट में जो कुछ हो रहा है वह सामान्य एरोस्पेस प्रोजेक्ट की गति से बिल्कुल अलग है। वहां कोई प्रतीकात्मक शुरुआत नहीं हुई, कोई दिखावटी असेंबली लाइन नहीं लगाई गई, बल्कि वहां पहले से ही मशीनें लग चुकी हैं, कंपोनेंट्स मूव कर रहे हैं, सप्लायर्स को फाइनल टाइमलाइन दे दी गई है और इंजीनियरिंग टीमें ऐसे काम कर रही हैं जैसे उन्हें पता हो कि अब पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि यह सब उस समय हो रहा है जब बाहरी दुनिया को यही संदेश दिया जा रहा था कि भारत अभी भी फाइटर जेट को लेकर निर्णय की अवस्था में है। कभी F-35 की चर्चा, कभी यूरोफाइटर, कभी राफेल के अतिरिक्त स्क्वाड्रन, लेकिन यह सारी बातचीत एक तरह का धुआं थी। असली आग कहीं और जल रही थी और अब धीरे धीरे उसकी गर्मी महसूस की जाने लगी है, क्योंकि एम का सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, वह एक संकेत है उन देशों के लिए जो भारत को दशकों से सिर्फ एक बड़ा बाजार मानते आए हैं, और उन ताकतों के लिए भी जो यह मानकर चल रही थीं कि भारत चाहे जितनी बात आत्मनिर्भरता की कर ले, अंततः उसे इंजन, एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर के लिए किसी न किसी विदेशी स्विच पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। लेकिन एमका की कहानी इसी धारणा को तोड़ने के लिए लिखी जा रही है, और इसी कहानी का सबसे संवेदनशील, सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक अध्याय उसका इंजन है। क्योंकि एयरफ्रेम, स्टेल्थ शेपिंग और हथियार एकीकरण महत्वपूर्ण जरूर हैं, लेकिन असली संप्रभुता वहीं तय होती है जहां इंजन कंट्रोल होता है, और यहीं पर पूरी कहानी अचानक गहरी हो जाती है। एमका में जिस इंजन की बात हो रही है वह कोई मामूली अपग्रेड नहीं है। ये सिर्फ ज्यादा थ्रस्ट या बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी का सवाल नहीं है, बल्कि ये उस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है जहां आज भी दुनिया के गिने चुने देश ही पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। और यही वजह है कि इस इंजन को लेकर जानकारी बेहद सीमित रखी गई है, लेकिन रक्षा गलियारों में फुसफुसाहट साफ है कि यह इंजन उस स्तर का है जिसे रूस छठी पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन के बराबर मानता है, यानी सुपर क्रूज क्षमता, एडवांस्ड थर्मल मैनेजमेंट, डिजिटल इंजन कंट्रोल और भविष्य में एडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी की संभावना। और अगर यह सच है तो इसका मतलब यह है कि भारत ने सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक पूरी टेक्नोलॉजिकल चेन पर हाथ रख लिया है, जो उसे आने वाले दशकों तक किसी भी जियोपॉलिटिकल दबाव से काफी हद तक मुक्त कर सकती है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध के समय बटन अक्सर उन देशों के हाथ में होता है जिन्होंने इंजन और सॉफ्टवेयर दिए होते हैं, और भारत ने शायद पहली बार यह तय किया है कि वह यह जोखिम अब और नहीं उठाएगा। यही कारण है कि एमका को लेकर कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई हाई प्रोफाइल अनावरण नहीं किया गया, क्योंकि यह परियोजना दिखाने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल के लिए बनाई जा रही है। और यही इसकी सबसे खतरनाक खूबी है। दुनिया को तब झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि खेल शुरू होने से पहले ही बोर्ड बदल दिया गया था, और एमका के साथ ठीक यही हो रहा है। एक तरफ वैश्विक शक्तियां अपने अपने 5वीं और 6ठी पीढ़ी के कार्यक्रमों में उलझी हुई हैं, लागत बढ़ रही है,
समय सीमा खिसक रही है और राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारत बिना शोर मचाए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहा है जो न सिर्फ उसकी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, बल्कि उसकी रणनीतिक सोच का विस्तार भी है। यह विमान सिर्फ हवा में लड़ने के लिए नहीं होगा, यह डेटा, नेटवर्क और मल्टी डोमेन वॉरफेयर का हिस्सा होगा। और यही वह बिंदु है जहां कहानी सिर्फ सैन्य नहीं रह जाती, यह राजनीतिक और वैश्विक हो जाती है। क्योंकि जैसे ही भारत इस स्तर की स्वदेशी क्षमता हासिल करता है, वह सिर्फ खरीदार नहीं रहता, वह मानक तय करने की स्थिति में आ जाता है। और यही बात कई देशों की नींद उड़ा रही है, क्योंकि अब भारत से सौदा करने का मतलब सिर्फ जेट बेचना नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी शेयर करना होगा, नियंत्रण छोड़ना होगा। और शायद यही वजह है कि आने वाले समय में एमका को लेकर बाहर से जितनी शांति दिखाई देगी, अंदर खाने उतनी ही बेचैनी बढ़ेगी। क्योंकि कुछ फैसले तब सबसे ज्यादा असरदार होते हैं जब वे चुपचाप लिए जाते हैं। और भारत ने इस बार शोर नहीं किया, उसने बस काम किया है। यह कहानी किसी इंजन से शुरू नहीं होती, ये उस खामोशी से शुरू होती है जिसे जानबूझकर दुनिया की सबसे शोरगुल भरी जगहों से दूर रखा गया। उस खामोशी से जिसमें न कैमरे थे, न प्रेस रिलीज, न झंडे, न मंच, सिर्फ अब फाइलों की सरसराहट थी और कुछ ऐसे चेहरे थे जिनकी मौजूदगी ही यह बता देने के लिए काफी थी कि जो बात यहां हो रही है वह आने वाले दशकों की ताकत का संतुलन बदल सकती है। जिस इंजन को बाहर की दुनिया RSI इंजन कह रही है, वह दरअसल पारंपरिक मायनों में ज्यादा थ्रस्ट या ज्यादा स्पीड की दौड़ का हिस्सा नहीं है। वह एक ऐसी सोच का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें इंजन सिर्फ धातु, ब्लेड और ईंधन का संयोजन नहीं, बल्कि पूरे फाइटर इकोसिस्टम का दिल बन जाता है। एक ऐसा दिल जो सुपर क्रूज को सिर्फ संभव ही नहीं बनाता, बल्कि उसे स्थिर, टिकाऊ और युद्ध के लंबे समय तक खींचे जाने वाले परिदृश्य में भरोसेमंद भी बनाता है। और यही कारण है कि इस इंजन की असली ताकत उसके आंकड़ों में नहीं, बल्कि उसकी क्षमताओं में छिपी है। अत्याधुनिक थर्मल मैनेजमेंट, अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सपोर्ट करने की क्षमता, सेंसर फ्यूजन, हाई पावर कंप्यूटिंग और नेटवर्क केंद्रित युद्ध के लिए आवश्यक ऊर्जा और कूलिंग का संतुलन, ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि भविष्य के युद्ध का एनर्जी हब बना देते हैं। और शायद इसी वजह से भारत और रूस के बीच हुई वह मीटिंग किसी रक्षा प्रदर्शनी के चमकदार हॉल में नहीं हुई, न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां हर शब्द तौला जाता है और हर हाथ मिलाने की तस्वीर अगले दिन अखबारों में छपती है, बल्कि वह मीटिंग उस जगह हुई जहां न समय का हिसाब रखा गया और न ही औपचारिकताओं का, आपको सारा साताओं का, क्योंकि यह तय किया जा रहा था कि क्या भारत सिर्फ उपभोक्ता बना रहेगा या वह उस दहलीज को पार करेगा जहां से लौटने का रास्ता नहीं होता, निर्माता बनने की दहलीज। सूत्रों के मुताबिक उसी बंद कमरे में पहली बार यह बात स्पष्ट शब्दों में कही गई कि इस इंजन को भारत भेजने और उसे एमका प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया सिर्फ तकनीकी परियोजना नहीं होगी, यह एक रणनीतिक घोषणा होगी। और शायद इसी डर ने इस फैसले को उस समय पूरी तरह गोपनीय बनाए रखा, क्योंकि अगर यह खबर तब बाहर आती तो केवल सवाल नहीं उठते, दबाव बनाया जाता, प्रतिबंधों की भाषा तैयार होती, साझेदारियों की शर्तें बदली जाती और नियम आधारित व्यवस्था के नाम पर वही पुराने हथकंडे अपनाए जाते जिनसे वर्षों तक तकनीक को कुछ गिने चुने देशों की मुट्ठी में रखा गया। लेकिन गोपनीयता हमेशा स्थायी नहीं रहती, और जैसे ही नासिक यूनिट में उत्पादन से जुड़ी हलचल की हल्की सी आहट बाहर आई, वैसे ही दुनिया के सत्ता गलियारों में बेचैनी फैल गई। यह बेचैनी किसी एक राजधानी तक सीमित नहीं थी। वॉशिंगटन में यह एहसास पनपा कि भारत अब सिर्फ F-35 जैसे विमानों का संभावित ग्राहक नहीं रहा। बीजिंग में यह समझ उभरने लगी कि भारत अब केवल संख्या बढ़ाने की रणनीति पर नहीं चल रहा, बल्कि गुणवत्ता, सॉफ्टवेयर और सिस्टम स्तरीय तकनीक में बराबरी करने की दिशा में बढ़ चुका है। और इस्लामाबाद में बेचैनी इसलिए बढ़ गई क्योंकि पहली बार ऐसा लगने लगा कि भारत ऐसा फाइटर जेट बना रहा है जिस पर किसी विदेशी देश का सीधा नियंत्रण नहीं होगा, न स्पेयर पार्ट्स की राजनीति, न सॉफ्टवेयर अपडेट के बहाने लगाया गया अदृश्य ब्रेक, न डेटा तक पहुंच को लेकर कोई बाहरी शर्त। और यहीं से कहानी में वह मोड़ आता है जहां अचानक पुराने प्रस्ताव नए उत्साह के साथ लौट आते हैं। जिन विमानों पर वर्षों से बातचीत ठंडी पड़ी थी, उन पर अचानक गर्मजोशी दिखाई देने लगती है। F-35 की पेशकश तेज हो जाती है, उसे इंटरऑपरेबिलिटी, रणनीतिक साझेदारी और कॉमन वैल्यूज के शब्दों में लपेटा जाता है। सुखोई 57 को दोस्ती और साझा विरासत के नाम पर आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि ये ऑफर्स क्या हैं, सवाल यह है कि ये ऑफर्स अभी क्यों हैं। और इसका जवाब किसी प्रेस ब्रीफिंग में नहीं, बल्कि एमका की प्रगति की परतों में छुपा है। क्योंकि जब तक भारत केवल खरीदार था,
तब तक किसी को जल्दी नहीं थी, तब तक शर्तें थीं, समय सीमा थी और उपलब्धता की भाषा थी। लेकिन जैसे ही भारत निर्माता बनने की दिशा में बढ़ा, जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि एमका सिर्फ एक एयरफ्रेम नहीं बल्कि एक स्वदेशी सोच है जिसमें हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर, डेटा और नेटवर्क पर भी भारत का नियंत्रण होगा, वैसे ही दबाव की रणनीति शुरू हो गई। एमका की सबसे खतरनाक बात यही है कि वह मिसाइलों और रडारों से आगे जाकर युद्ध को उस क्षेत्र में ले जाता है जहां असली लड़ाई लड़ी जाती है, डेटा के क्षेत्र में। क्योंकि आधुनिक युद्ध अब केवल आसमान में नहीं लड़ा जाता, वह सर्वरों में, एल्गोरिदम में, सेंसर फ्यूजन में और निर्णय लेने की गति में लड़ा जाता है। और जिस देश के पास अपने प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर और डेटा कंट्रोल होता है, वही असली मायने में संप्रभु होता है। RSI इंजन इस पूरी तस्वीर का एक अहम लेकिन अक्सर गलत समझा जाने वाला हिस्सा है, क्योंकि यह इंजन एमका को वह ऊर्जा और थर्मल स्थिरता देता है जिसके बिना अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हाई पावर रडार और नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशन सिर्फ कागजों पर ही संभव होते। और शायद यही वजह है कि यह इंजन दुनिया के सबसे ताकतवर इंजनों में गिना जा रहा है, न इसलिए कि वह सबसे तेज है, बल्कि इसलिए कि वह भविष्य की लड़ाई के लिए सबसे तैयार है। जैसे जैसे यह तस्वीर साफुस होती जा रही है, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी बदल रही हैं। कुछ देशों की मुस्कान में बेचैनी झलकने लगी है, कुछ की सलाहों में अचानक मित्रता की गर्माहट आ गई है, और कुछ के विश्लेषणों में यह सवाल उभरने लगा है कि अगर भारत इस रास्ते पर आगे बढ़ गया तो वह सिर्फ एक और एयरक्राफ्ट प्रोग्राम नहीं होगा, वह एक ऐसा उदाहरण होगा जो बाकी उभरती ताकतों को भी यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या वे हमेशा खरीदार बने रहेंगे या निर्माता बनने का जोखिम उठाएंगे। और इसी जोखिम में वह सस्पेंस छुपा है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ तकनीकी परियोजना से कहीं आगे ले जाता है, क्योंकि यह तय हो रहा है कि आने वाले वर्षों में आसमान पर किसका नियंत्रण होगा, किसके डेटा से युद्ध लड़ा जाएगा और किसकी शर्तों पर शांति की बात होगी। शायद यही कारण है कि जितना शोर बाहर सुनाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा गहरी और खामोश तैयारी भीतर चल रही है। एक ऐसी तैयारी जो जब पूरी तरह सामने आएगी तो दुनिया सिर्फ इंजन या फाइटर जेट नहीं देखेगी, बल्कि एक बदली हुई रणनीतिक हकीकत का सामना करेगी। एल्गोरिदम से लड़ा जाता है, नेटवर्क से लड़ा जाता है, और युद्ध का सबसे निर्णायक मोर्चा अब रडार स्क्रीन या आसमान नहीं, बल्कि वह अदृश्य कोड है जो हर सेंसर, हर डेटा लिंक और हर निर्णय को नियंत्रित करता है। और ठीक यहीं से कहानी सस्पेंस लेती है, क्योंकि अगर इस अदृश्य युद्ध का नियंत्रण किसी और के हाथ में हो तो दुनिया का सबसे आधुनिक विमान भी एक सीमित, नियंत्रित और आदेश पालक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। यही वह बिंदु है जहां एमका केवल एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक विचार बन जाता है। एक ऐसा विचार जो भारत को उस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है जहां वह दशकों से खड़ा रहा, उपयोगकर्ता की कतार में, और उसे डिजाइनर, आर्किटेक्ट और अंततः निर्माता की पंक्ति में लाकर खड़ा करना चाहता है। लेकिन यह परिवर्तन जितना शक्तिशाली है उतना ही असहज करने वाला भी। और शायद इसी वजह से यह प्रोजेक्ट उन कई ताकतों के लिए बेचैनी का कारण बन चुका है जो दुनिया को केवल हथियारों की बिक्री के बाजार के रूप में देखती हैं। क्योंकि एम का हथियार नहीं, नियंत्रण मांगता है, वह कोड मांगता है, वह निर्णय स्वतंत्रता मांगता है, और यही वह मांग है जो वैश्विक शक्ति संतुलन की नींव को हिला सकती है। डकोटा, हरिनारायण जैसे रणनीतिक दिग्गज बहुत पहले ही यह चेतावनी दे चुके हैं कि विदेशी फाइटर जेट्स तात्कालिक ताकत तो देते हैं, अखबारों की सुर्खियां बनाते हैं, परेड में गर्व का क्षण देते हैं, लेकिन लंबे समय में वे रणनीतिक निर्भरता पैदा करते हैं। एक ऐसी निर्भरता जो युद्ध के पहले दिन नहीं बल्कि निर्णायक दिन सामने आती है, जब किसी सॉफ्टवेयर अपडेट, किसी ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम या किसी रिमोट लॉक की वजह से पूरी वायु शक्ति एक अदृश्य दीवार से टकरा जाती है। और इतिहास इसका गवाह है। मिग आए, मिराज आए, जैगुआर आए, हर बार ताकत बढ़ी, हर बार क्षमता में छलांग लगी, लेकिन तकनीक हाथ में नहीं आई, आत्मा हाथ में नहीं आई, और हर बार किसी न किसी स्तर पर यह एहसास भी साथ आया कि अंतिम स्विच कहीं और है, अंतिम अनुमति किसी और की है। एमका उसी अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश है, और शायद यही वजह है कि इस पर काम करने वाले लोग इसे केवल एक एयरोस्पेस प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सभ्यतागत संक्रमण मानते हैं, क्योंकि यह भारत को उस मानसिकता से बाहर निकालने का प्रयास है जहां वह कहता था हमें क्या चाहिए, और उसे उस स्थिति में लाने का प्रयास है जहां वह कह सके हम क्या बनाएंगे। और यही अंतर भविष्य तय करता है। नासिक में जिस रफ्तार से काम चल रहा है वह सतही नजर से देखने पर केवल एक औद्योगिक गतिविधि लग सकती है। हैंगर, असेंबली लाइन, टेस्ट रिग,
लेकिन अगर कोई थोड़ा गहराई से देखे तो उसे वहां एक अलग तरह की चुप्पी महसूस होगी। एक ऐसी चुप्पी जो केवल गंभीर निर्माण के दौर में होती है, जब प्रयोग का रोमांच खत्म हो चुका होता है और जिम्मेदारी का बोझ शुरू हो जाता है, क्योंकि अब हर गलती केवल एक फेलियर नहीं बल्कि एक रणनीतिक जोखिम होती है। और शायद यही कारण है कि एमका पर काम बेहद सीमित दायरे में किया जा रहा है। हर जानकारी साझा नहीं की जा रही, हर अपडेट सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, क्योंकि यह केवल एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति है। और रणनीतिक संपत्तियां शोर में नहीं, सन्नाटे में बनती हैं। सस्पेंस यहीं से और गहरा हो जाता है, क्योंकि जब दुनिया किसी प्रोजेक्ट के बारे में कम जानती है तो कल्पनाएं ज्यादा तेज दौड़ती हैं। क्या भारत वास्तव में ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाएगा जो पूरी तरह स्वदेशी सेंसर फ्यूजन, स्वदेशी मिशन कंप्यूटर और स्वदेशी युद्ध एल्गोरिदम पर आधारित हो? क्या यह विमान केवल स्टील्थ आकृति तक सीमित रहेगा या इसके भीतर का दिमाग भी उतना ही खतरनाक होगा? क्या यह केवल आसमान में दिखने वाला प्रतीक बनेगा या नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के अदृश्य जाल में एक स्वायत्त नोड की तरह काम करेगा? इन सवालों के जवाब अभी कागजों, सिमुलेशन और बंद कमरों में छिपे हैं, और शायद यही छिपाव इस कहानी को थ्रिलर बना देता है। क्योंकि अगर एमका अपने तय ट्रैक पर आगे बढ़ता रहा, अगर इसकी समय सीमा और तकनीकी लक्ष्य धीरे धीरे साकार होते रहे, तो आने वाले समय में भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा होगा जो केवल फाइटर जेट उड़ाते नहीं बल्कि यह तय करते हैं कि वह जेट कब, कैसे और किस नियम से लड़ेगा। और यह बदलाव केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक भी होगा, क्योंकि तब किसी सौदे की मेज पर भारत केवल ग्राहक नहीं बल्कि बराबरी का खिलाड़ी होगा। और शायद यही वह क्षण होगा जब दुनिया को यह एहसास होगा कि यह कहानी केवल एक विमान की नहीं थी, यह नियंत्रण की कहानी थी, धैर्य की कहानी थी और उस सस्पेंस की कहानी थी जो वर्षों तक चुपचाप हैंगरों में पलता रहा, ताकि एक दिन आसमान में उठते ही वह केवल ध्वनि की दीवार नहीं बल्कि इतिहास की दीवार भी तोड़ सके। जिस क्षण भारत ने यह संकेत देना शुरू किया कि वह अगली पीढ़ी की वायु शक्ति केवल खरीदने वाला नहीं बल्कि परिभाषित करने वाला बनना चाहता है, उसी क्षण खेल के नियम चुपचाप बदलने लगे। क्योंकि यह केवल एक लड़ाकू विमान की कहानी नहीं थी, यह उस मानसिकता के टूटने की कहानी थी जिसमें भारत को हमेशा किसी न किसी अनुमति, किसी न किसी लाइसेंस, किसी न किसी सप्लाई चेन और किसी न किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के इंतजार में रखा गया था। और यही कारण है कि एमका, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आज सिर्फ एरोनॉटिक्स की उपलब्धि नहीं बल्कि एक रणनीतिक चुनौती बन चुका है। यह चुनौती उन सभी शक्तियों के लिए है जो दशकों से वैश्विक आसमान को अपने नियमों से चलाती आई हैं। क्योंकि जिस दिन भारत अपने स्टेल्थ, अपने इंजन, अपने सेंसर, अपने मिशन कंप्यूटर और अपने सोर्स कोड पर पूर्ण नियंत्रण पालेगा, उस दिन भारत पर न कोई सप्लाई चेन का दबाव काम करेगा, न कोई प्रतिबंध प्रभावी होगा, न कोई एंड यूजर एग्रीमेंट उसकी रणनीति तय करेगा, और न ही किसी विदेशी सर्वर पर बैठा अपडेट बटन यह तय करेगा कि भारतीय वायुसेना कब और कैसे उड़ान भरेगी। यही वह बिंदु है जहां कहानी साधारण रक्षा परियोजना से निकलकर भू राजनीतिक थ्रिलर में बदल जाती है। और संयोग से ठीक इसी बिंदु पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू होती है। क्योंकि जैसे ही नासिक में एमका के प्रोडक्शन लाइन और स्वदेशी आरएसआई इंजन से जुड़ी खबरें रणनीतिक गलियारों से निकलकर खुले मंच पर आईं, वैसे ही वैश्विक ताकतों के रडार सक्रिय हो गए। फाइलें खुलने लगीं, पुराने प्रस्तावों पर जमी धूल झाड़ दी गई और बंद हो चुके चैनलों में अचानक हलचल पैदा हो गई। और यह कोई संयोग नहीं था, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन था, एक डर से उपजा हुआ प्रतिक्रिया तंत्र। सबसे पहले अमेरिका में हलचल दिखी, वही अमेरिका जो वर्षों तक भारत को महत्वपूर्ण लेकिन सीमित साझेदार मानता रहा, वही अमेरिका जिसने हर अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म के साथ सॉफ्टवेयर लॉक, मिशन डाटा प्रतिबंध और ऑपरेशनल सीमाएं जोड़ी, वही अमेरिका जो तकनीक साझा करने की बात तो करता रहा लेकिन निर्णायक नियंत्रण कभी हाथ से नहीं जाने दिया। अचानक उसी अमेरिका की भाषा बदली, टोन बदला और भारत को कोर स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहकर पेश किया जाने लगा। F-35 की बंद फाइलें फिर से टेबल पर रखी गईं। डील को तेज करने की बातें शुरू हुईं, लॉबिंग बढ़ी, थिंक टैंक लेखों में भारत अमेरिका एरोस्पेस सहयोग को अवसर की खिड़की कहा जाने लगा। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि F-35 अच्छा विमान है या नहीं, क्योंकि वह है। असली सवाल यह था कि यह जल्दबाजी अभी क्यों, और इसका जवाब तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक था। क्योंकि अमेरिका को यह साफ दिखने लगा था कि अगर भारत ने एमका को पूरी तरह अपने नियंत्रण में विकसित कर लिया, अगर भारत ने इंजन, एवियोनिक्स, स्टेल्थ कोटिंग, सेंसर फ्यूजन और एआई आधारित युद्ध प्रणाली पर आत्मनिर्भरता हासिल कर ली,
तो आने वाले दशकों में भारत अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर नहीं रहेगा, और यही निर्भरता अब तक अमेरिकी प्रभाव की सबसे बड़ी ताकत रही है। F-35 के साथ एक सच्चाई जुड़ी है जिसे अक्सर ब्रोशर में नहीं लिखा जाता। उसका सॉफ्टवेयर, उसका मिशन डाटा, उसके अपग्रेड और यहां तक कि कई ऑपरेशनल पैरामीटर निर्माता देश के नियंत्रण में रहते हैं। यानी युद्ध के मैदान में भी एक अदृश्य रिमोट कंट्रोल मौजूद रहता है। और भारत जैसे देश के लिए, जिसकी रणनीतिक प्राथमिकताएं कभी अमेरिका, कभी रूस, कभी क्षेत्रीय हालात से टकराती रही हैं, यह स्वीकार्य स्थिति नहीं हो सकती। यहीं पर एम का एक विमान से आगे निकल जाता है और एक संदेश बन जाता है। यह संदेश कि भारत अब केवल नियम मानने वाला नहीं, बल्कि नियम बनाने की आकांक्षा रखता है। और यही संदेश कई राजधानियों में असहजता पैदा करता है, क्योंकि अगर भारत आसमान में स्वतंत्र हो गया तो जमीन पर दबाव बनाने के सारे पुराने उपकरण कमजोर पड़ जाएंगे। इसी बीच यूरोप की तरफ से भी हलचल दिखाई देती है। फ्रांस अपनी साझेदारी को और गहरा करने की बात करता है। तकनीक हस्तांतरण की भाषा थोड़ी नरम पड़ती है। जर्मनी और ब्रिटेन को डेवलपमेंट जैसे शब्दों को फिर से जीवित करते हैं, लेकिन हर प्रस्ताव के पीछे एक सवाल छिपा होता है, कंट्रोल किसका रहेगा। दूसरी तरफ रूस, जो भारत का पारंपरिक रक्षा साझेदार रहा है, स्थिति को अलग नजर से देखता है, क्योंकि रूस जानता है कि अगर भारत ने पूरी तरह स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया तो वह केवल ग्राहक नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में निर्यातक और प्रतिस्पर्धी भी बन सकता है। और यही वजह है कि सुखोई 57 से लेकर इंजन सहयोग तक की चर्चाएं भी नए सिरे से आकार लेने लगती हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय